तो फटाफट अंदाज में खबरें देखने के बाद अब बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों की, यानी कि वो 5 सबसे बड़ी खबरें कौन सी है जिन पर दिन भर नजर रहेगी। तो पहला एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि भारत में बीजेपी की सरकार बने तो अच्छा है, कांग्रेस की सरकार बनी तो शांति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा एजेंडा आज का ये कि पीएम मोदी के फर्स्ट टाइम वोटरों से कल बालाकोट और पुलवामा के नाम पर वोट की जो अपील की थी उस पर चुनाव आयोग ने अब रिपोर्ट मांगी है। तीसरा एजेंडा आज का अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन से जुड़ा हुआ। आज नामांकन फाइल करने पहुंचेंगे और वायनाड से नामांकन भर चुके राहुल गांधी अमेठी में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नामांकन भर रहे हैं। क्या अमेठी उन्हें इस बार भी जिता पाएगी? चौथा एजेंडा आज का है कि जब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा सकता है तो आखिर नक्सलियों के खिलाफ क्यों नहीं, और नक्सलियों का समर्थन करने वाली पार्टियों का इलाज कब? पांचवा एजेंडा हवाला के पैसों से वोट घोटाले का कांग्रेस कनेक्शन क्या है? तो ये तमाम खबरें आपको एक एक करके हम बताते हैं। ये टॉप 5 एजेंडा, 5 बड़ी खबरें आज की। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इमरान खान ने कहा है कि आम चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। इमरान खान ने कहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो शांति वार्ता के लिए बेहतर होगा। वहीं इमरान ने यह भी कहा कि कांग्रेस जीतती है तो हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर समेत किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत करने से कतराएगी। हालांकि इमरान खान ने आरोप भी लगाया कि भारत में हिंदू चरमपंथ बढ़ गया है जिससे मुसलमान डरे हुए हैं। इमरान खान ने पीएम मोदी की तुलना इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी की और आरोप लगाया कि दोनों ही नेता डराने की राजनीति करते हैं और राष्ट्रवाद को लेकर जो लहर बनाई जा रही है उसमें चुनावी माहौल बनाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो शांति वार्ता के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कश्मीर के साथ अन्य मामलों में पाकिस्तान का बात करना कठिन है। हालांकि इमरान खान ने बीजेपी के पक्ष में बयान देने के साथ साथ अपना एजेंडा भी चलाने की कोशिश की। विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्रवाद चरम पर पहुंच चुका है। इमरान ने नरेंद्र मोदी की तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करते हुए कहा कि मोदी नेतन्याहू की तरह हैं जो राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव प्रचार करते हैं। इमरान ने कहा मोदी सरकार में कश्मीर के मुसलमानों की चिंताएं बढ़ी हैं। इमरान ने मोदी सरकार पर बरसों पुराना घिसा पिटा आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार कश्मीरियों के अधिकार छीन रही है। और चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालाकोट पर दिए गए बयान पर अब रिपोर्ट मांगी है। दरअसल कल महाराष्ट्र के लातूर में एक चुनावी रैली कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने पहली बार वोट करने वालों से पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट देने की अपील की थी। मोदी ने पूछा था कि फर्स्ट टाइम वोटर क्या अपना वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों और पुलवामा के शहीदों को समर्पित कर सकते हैं। पीएम के अपील को लेफ्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इसकी शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल बालाकोट पर दिए गए बयान पर रिपोर्ट मांगी है। कल महाराष्ट्र के लातूर में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट करने वालों से अपील की थी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के अपना वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों और पुलवामा के शहीदों को समर्पित कर सकते हैं। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महाराष्ट्र के अमरावती में कहा कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ हो सकती है तो पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने के कारण, पाकिस्तान के 2 खंड करने के कारण यदि श्रीमती इंदिरा गांधी की जय जयकार सारे हिंदुस्तान में हो सकती है तो इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के कारण हमारे मोदी की जय जयकार सारे दुनिया में क्यों नहीं है? राजनाथ सिंह ने कहा बालाकोट में एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की परेशानियां समझ में आती हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग इससे परेशान क्यों हैं? इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी से अपना नामांकन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी अमेठी में एक रोड शो करेंगे आज, और इस रोड शो में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहेंगे। उनके साथ जमीन विवादों में फंसे उनके पति और राहुल गांधी के जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा भी आज साथ रहेंगे। राहुल गांधी के नामांकन के वक्त यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी साथ में रहेंगी। राहुल गांधी पहली बार 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो केरल की वायनाड सीट से नामांकन फाइल कर चुके हैं और आज अमेठी से अपना पर्चा दाखिल करेंगे।
राहुल गांधी आज अमेठी में नामांकन करेंगे। इससे पहले कल ही राहुल और प्रियंका रायबरेली पहुंचे। अमेठी में नामांकन से पहले राहुल गांधी रोड शो करेंगे। सुबह 10 बजे रायबरेली से राहुल गांधी अपने परिवार के साथ गौरीगंज अमेठी पहुंचेंगे। राहुल गांधी के रोड शो को आशीर्वाद एवं अभिनंदन यात्रा का नाम दिया गया है। रोड शो सुबह 10 बजे शुरू होगा। पीएनबी नहर गौरीगंज से यात्रा शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। 3 किलोमीटर की यात्रा लगभग 2 घंटे में पूरी होगी। राहुल गांधी करीब 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के समय राहुल गांधी के साथ प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा रहेंगे। साथ ही सोनिया गांधी भी नामांकन के समय मौजूद रहेंगी। इस बार 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राहुल ने बीते हफ्ते वायनाड से भी उन्होंने नामांकन भरा था। आज राहुल के नामांकन से पहले कल स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। वातानुकूलित गाड़ियों में घूमते हैं, जिन लोगों के जूते इतने महंगे होते हैं कि गरीब का महीने का खर्चा से निकल आए, उनको अमेठी ने वोट देकर सत्ता के सिंहासन पर बिठाया और अमेठी का गरीब बिना किसी चप्पल के तपती धूप में वर्षों तक चलता रहा। इससे पहले कल यूपी के बिजनौर में प्रियंका वाड्रा ने एक रोड शो किया। बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। हालांकि प्रियंका वाड्रा ने मोदी मोदी के नारे लगाने वाले लोगों पर फूल बरसाए। – 2019 के चुनाव में बेहद हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच कांटे की टक्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इधर स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले राहुल गांधी पर हमला बोला है। ईरानी ने कहा कि वायनाड से नामांकन दाखिल करके राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर अपनी प्राथमिकता क्या है वो बता दी है। स्मृति ईरानी ने यह भी आगे कहा कि अमेठी को लेकर राहुल गांधी का कोई विजन नहीं है, वरना अमेठी की जो हालत है ऐसी हालत नहीं होती। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव प्रचार पर स्मृति ईरानी ने कहा कि जहां जहां वाड्रा प्रचार करेंगे वहां वहां बीजेपी को ही फायदा होगा। वायनाड को उन्होंने प्राथमिकता देकर अमेठी की जनता को पहले से ही ये संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता वायनाड है। मेरे लिए प्राथमिकता मात्र और मात्र अमेठी गत 5 वर्षों से रही। मैं 2014 में चुनाव हारी, लेकिन हारने के बावजूद राहुल गांधी से ज्यादा मेरा न सिर्फ क्षेत्र में प्रवास रहा बल्कि जनता के मध्य में काम भी रहा। और वो जो जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं वो उनका अधिकार है। मैं मात्र इतना ही कहूंगी, 5 साल न सिर्फ वो यहाँ से गायब रहे बल्कि 15 साल तक अमेठी ने उनकी एब्सेंटी एमपी होने का दुख झेला है और 5 साल अमेठी वनवास नहीं झेलना चाहती। रॉबर्ट वाड्रा के प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि जहां जहां श्री वाड्रा निकलेंगे वहां वहां निश्चित रूप से लोग अपनी जमीनें बचाने जरूर निकलेंगे। तो भले ही कांग्रेस अपना आशीर्वाद अभियान चलाए, कल अमेठी का किसान जमीन बचाओ अभियान चलाएगा। इधर इनकम टैक्स ने 4 राज्यों में छापेमारी की है, जिसमें अब तक करीब 753 करोड़ का अवैध लेन देन का पता चला है। इनकम टैक्स को छापेमारी में मध्य प्रदेश से 14 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिले हैं और 281 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी भी मिली है। जिनके यहां पर छापेमारी हुई उनमें कमलनाथ के बहनोई की कंपनी मोजरबेयर से जुड़े अधिकारी और उनके भांजे रतुल पुरी भी शामिल हैं। इसके अलावा कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, पूर्व सलाहकार राजेंद्र मिगलानी, अश्विनी शर्मा, पारसमल लोढ़ा, इन तमाम लोगों के यहां पर भी छापेमारी हो रही है। अब की बात चौकीदार वर्सेस वोटों का कारोबार। इनकम टैक्स को पता चला था कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर करोड़ों का लेन देन हो रहा था। इसी जानकारी के बाद इनकम टैक्स ने छापेमारी की। इनकम टैक्स को 4 राज्यों में छापेमारी के बाद करीब 753 करोड़ रुपए की अवैध लेन देन का पता चला है। इनकम टैक्स को छापेमारी में मध्य प्रदेश से 14 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिले, 281 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी मिली। जिनके यहां छापेमारी हुई उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, पूर्व सलाहकार राजेंद्र मिगलानी, अश्विन शर्मा, पारसमल लोढ़ा, कमलनाथ के बहनोई की कंपनी मोजरबेयर से जुड़े अधिकारी और उनके भांजे रतुल पुरी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनी
अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी मास्टरी देखिए, इनकी कलाकारी देखिए। अरबों खरबों रुपये की लूट के सबूत मिल चुके हैं भाइयों। कमलनाथ ने पूरे मामले को सियासी बनाने की कोशिश की। कहा मुझे कोई दबा नहीं पाएगा। बीजेपी ने पूछा भोपाल से मिल रहे नोट दिल्ली क्यों ले जाए जा रहे थे। मैं कह दूं मोदी जी को, आप ये प्रयास तो कर रहे हैं, मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे कोई दबा नहीं पाया। देश की जनता समझती है कि आप किस लिए कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी, पहले इसका तो जवाब दो कि भोपाल से सैकड़ों करोड़ रुपए कहां से निकल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष से 20 करोड़ के हवाला डीलिंग की बात चल रही है, तो उसका जवाब नहीं देते। प्रवीण कक्कड़ ने भी इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी उम्मीदवार जयदेव गल्ला के दफ्तरों पर भी छापेमारी की है। और आपको ये भी जानकारी दें कि गुंटूर में जयदेव गल्ला के 3 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। और इसका पूरा ब्यौरा है, हालांकि वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन आंध्र प्रदेश में कल लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटिंग भी होनी है और उससे पहले ये छापेमारी। इधर दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में बीजेपी विधायक समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। नक्सलियों ने 50 किलो के बारूद का इस्तेमाल किया था। विधायक भीमा मंडावी चुनाव प्रचार खत्म कर लौट रहे थे। मंडावी बीजेपी के आदिवासी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। बीजेपी ने नक्सली हमले के पीछे राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया। दंतेवाड़ा में पहले दौर में ही 11 अप्रैल यानी कि कल वोटिंग होनी है। अब की बार नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार। वोट की चोट से मिटेगा लाल आतंक। लोकतंत्र में यकीन नहीं रखने वाले नक्सलियों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। बस्तर के इकलौते बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में मौत हो गई। नक्सलियों ने 50 किलो के बारूद का इस्तेमाल किया। बीजेपी विधायक की बुलेट प्रूफ गाड़ी के दूर दूर तक जाकर गिरे टुकड़ों से धमाके की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमला दंतेवाड़ा में नकुल नार के पास हुआ। उस वक्त विधायक भीमा मंडावी चुनाव प्रचार खत्म कर लौट रहे थे। लंबे वक्त तक बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे मंडावी बीजेपी के आदिवासी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। बीजेपी ने इस नक्सली हमले के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। ये बहुत दुखद घटना है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे विधायक की हत्या हुई है, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से नक्सलियों के साथ मिलकर हमले कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा है कि विधायक को जाने से रोका गया था, लेकिन वो नहीं माने। भीमा मंडावी जी से बात हुई है, 1 मिनट 59 सेकंड बात हुई, उसने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा हमें कुछ खतरा नहीं है, हम चले जाएंगे, लेकिन उसने कहा नहीं बिल्कुल मत जाइए, उसने रोका। अब और कोई और साधन नहीं था, क्योंकि वो जितनी देर में बात हुई होगी उतनी देर में 2 किलोमीटर बचेली से निकलने में कितना समय लगता है। हमारे पास उसके भी स्क्रीनशॉट है कि वो नहीं माने, हमने उनको मना किया है, रोका। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले हुए इस धमाके के जरिए नक्सलियों ने सरकार को चुनौती दी है। अब नक्सलियों के सफाई के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और यहां पर पहले चरण में ही कल वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लौटेंगे फौरन।